गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर मृणाली चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरी बॉटनी की क्लास में। आज बीएससी थर्ड ईयर में फिजियोलॉजी के अंतर्गत हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि सॉइल में वाटर किस किस तरीके से अवेलेबल होता है और सॉइल का यह पानी पौधों को किस तरह से प्राप्त हो पाता है, कितना पानी प्राप्त हो पाता है। साथ ही पौधों में जल का जो भी अवशोषण होगा वो हमेशा ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार होगा। जड़ का जो टिप पार्ट है या रूट टिप जिसे कहते हैं, उसमें पाए जाने वाले रूट हेयर के द्वारा यह अवशोषण किया जाता है। आज हम जल अवशोषण के लिए दी गई विभिन्न थ्योरीज को देखते हैं। जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है, जिसे हम सक्रिय अवशोषण भी कहते हैं, और दूसरा पैसिव एब्जॉर्प्शन जिसे निष्क्रिय अवशोषण भी कहेंगे। एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन से अर्थ है यदि जड़ जल अवशोषण में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं तो ऐसे अवशोषण को हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जड़ों के सक्रिय भूमिका को दर्शाने के लिए यहाँ पर इसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहा गया है। वहीं यदि जड़ों द्वारा जल अवशोषण में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जाती तो उसे हम पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पैसिव एवं एक्टिव एब्जॉर्प्शन जल अवशोषण में मूलों की या जड़ों की भूमिका को दर्शाता है। यहाँ एक्टिव और पैसिव से अर्थ एटीपी के व्यय से नहीं है। हम पहले एक्टिव एब्जॉर्प्शन को देखते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऐसा एब्जॉर्प्शन जिसमें रूट्स की मेन भूमिका है। रूट्स जल अवशोषण में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। अब रूट्स किस तरीके से सक्रिय भूमिका निभाती हैं? जड़ों में मूलरोम के द्वारा वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण जल एपिडर्मिस से लेकर के रूट की जाइलम तक पहुंचता है। जाइलम तक लगातार रूट का पहुंचने के कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहा जाता है। अब रूट प्रेशर बनता है क्योंकि जड़ें जल का अवशोषण कर रही हैं। यह रूट प्रेशर जल को ऊपर की ओर भी धकेलता है। अब रूट प्रेशर का बनना एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा दर्शा सकते हैं। किसी गमले में लगे हुए हेल्दी पौधे को लें और इस पौधे का ऊपर का जो शूट सिस्टम है उसको काट करके केवल इसका तना यहाँ रहने दें और इस तने पर एक रबर ट्यूब के द्वारा हम यहाँ पर एक मैनोमीटर को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से एक मैनोमीटर फिक्स कर दिया जाता है। मैनोमीटर में मरकरी भरा रहेगा और मरकरी का इसमें एक निश्चित लेवल रहता है। ठीक है। अब यदि रूट्स के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, यहाँ स्टार्टिंग में लेवल है जो भी। अब यदि इसमें से हमने शेष सारा पार्ट काट दिया है पौधे का और यदि रूट से यहाँ पर गमले में लगी हुई हैं, वेल वाटर्ड प्लांट है, अच्छी तरह से इसमें पानी यानी डला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यदि जड़ें जल का अवशोषण करती हैं तो यह जल ऊपर की ओर मूव करेगा और कुछ देर में हम क्या देखेंगे, ये जो मरकरी है ये मैनोमीटर में यहाँ पर स्केल लगी रहेगी। तो यहाँ जो स्केल है मैनोमीटर में मरकरी का ये जो लेवल है इस साइड से सैप के राइज होने के कारण मरकरी का लेवल ऊपर की ओर उठेगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा तने में से अवशोषित किया गया जल ऊपर की ओर चढ़ेगा यहाँ इस नलिका में, और ये चढ़ा हुआ जल जो होगा यह जल अब सेल सैप कहलाएगा। यहाँ जैसे जितना लेवल यहाँ जल चढ़ेगा उतना ही ये मैनोमीटर के लेवल को राइज कर देगा। मैनोमीटर में मरकरी के लेवल का राइज होने का ये जो डिफरेंस होगा, यह डिफरेंस हमें इस प्रेशर को दर्शाएगा जो कि रूट से जल के अवशोषण के कारण बना हुआ है। इस प्रकार यह जो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट सिद्ध करता है कि जड़ों के द्वारा
जल अवशोषण में एक सक्रिय भूमिका निभाई गई है और इस सक्रिय भूमिका के कारण ही जल का अवशोषण हुआ और तने में सैप राइज हुआ है। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये तो सिद्ध हो गया कि रूट प्रेशर का फॉर्मेशन हो रहा है और रूट प्रेशर का फॉर्मेशन, इस रूट प्रेशर के कारण ही जल ऊपर की ओर चढ़ रहा है। लेकिन इस थ्योरी से एक बात स्पष्ट नहीं हो पाती कि जाइलम तक पहुंचा हुआ जल आगे की तरफ कैसे बढ़ रहा है, यह प्रेशर आखिर किस कारण से रूट क्रिएट कर पाई, किस फिनोमिना के तहत क्रिएट कर पाई। अलग अलग इसके लिए थ्योरीज दी गई हैं, पर कोई भी थ्योरी इस तथ्य को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करती। मेन थ्योरी जो हैं उनको सबको अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो सेक्रेटरी सेल का कंसेप्ट है, दूसरा इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरीज कहलाती हैं और थर्ड ऑस्मोटिक थ्योरीज। सेक्रेटरी सेल कंसेप्ट के अनुसार जो जल रूट की वेजल्स में आ गया उसे वेजल्स के जो जल वेजल्स के आसपास तक की सेल्स में पहुंच गया उसमें आसपास की जो लिविंग सेल्स है सिक्रीट करके रूट की वेजल्स में डालती हैं। सेल सिक्रीशन द्वारा वाटर को रूट की वेजल्स में डालती हैं और इस कारण प्रेशर क्रिएट हुआ, वो पानी ऊपर की तरफ चढ़ा। दूसरा इलेक्ट्रोऑस्मोटिक कंसेप्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक चार्जेस उत्पन्न होते हैं और यह चार्जेस जल को फ्लो करवाते हैं। थर्ड ऑस्मोटिक थ्योरी के अनुसार केवल ऑस्मोसिस के नियम को फॉलो किया जाता है और जैसे जैसे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन रहा है तो साथ साथ एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उस प्रेशर के कारण जाइलम की सेल्स में पानी प्रवेश हो जाता है, क्योंकि जाइलम के आसपास की सेल्स में वाटर आ गया और वो हाई प्रेशर में है, तो इस कारण से वह वाटर अल्टीमेटली जाइलम में प्रवेश कर जाता है। 3 टाइप्स में थ्योरीज हैं, 3 टाइप्स की थ्योरीज है, पर सेटिस्फैक्ट्री एक भी नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि रूट्स में से एक प्रेशर जरूर जनरेट होता है जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर शूट सिस्टम कोई भूमिका नहीं निभा रहा। अब ये रूट प्रेशर की यदि हम बात करें तो कई प्लांट्स जैसे कि ग्रेप वाइन है, अंगूर में रूट प्रेशर काफ़ी हाई मात्रा में बनता है यदि अच्छे से वाटर्ड है, और उस ऐसे प्लांट्स में काफ़ी ऊंचाई तक पानी रूट प्रेशर से जा सकता है। परंतु मैक्सिमम प्लांट्स देखें तो उनमें रूट प्रेशर या तो बनता ही नहीं है या फिर नेग्लिजिबल होता है। विशेषकर जब गर्म मौसम है, गर्मी का टाइम है, तब ट्रांसपिरेशन बहुत हाई रेट से होता है, लेकिन रूट्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन उतने हाई रेट से नहीं हो पाता। रूट प्रेशर इतना नहीं होता कि उस ट्रांसपिरेशन की रेट को कोप अप कर सके। इस कारण से रूट प्रेशर की ये जो थ्योरी है ये अधिकतर प्लांट्स पे लागू नहीं होती, बहुत कम प्लांट्स पे लागू हो पाती है। सेकेंड थिंग क्या है, रूट प्रेशर यदि बनता भी है तो वो बहुत कम अमाउंट में होता है, बहुत कम होता है इसका मान, जिसके कारण बहुत लंबे वृक्षों पे बहुत ऊंचाई तक पानी नहीं पहुंचाया जा सकता। इस कारण से रूट प्रेशर की ये जो थ्योरी है केवल छोटे हर्बेशियस प्लांट्स पर ही लागू होती है। यहाँ भी जब हम प्लांट लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट में तो वो हर्बेशियस प्लांट्स ही यूज़ करते हैं। अब हर्बेशियस प्लांट्स में तो छोटे पौधे हैं और यदि वो अच्छे से वाटर्ड हैं तो रूट प्रेशर बन जाएगा, और ऐसी स्थिति में यदि मौसम भी थोड़ा नमी वाला है, ऐसी स्थिति में ट्रांसपिरेशन की रेट हाई नहीं होगी और रूट प्रेशर पौधे की जल की जो आवश्यकता है उससे पूर्ति कर देता है। पर बड़े पेड़ों में क्योंकि रूट प्रेशर बहुत हाई भी नहीं है, या ऐसे पौधों में जो कि गर्म इलाकों में लगे हुए हैं जहाँ पे ट्रांसपिरेशन की रेट हाई है, वहाँ पर रूट प्रेशर वो पौधे की जल आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए एक्टिव एब्जॉर्प्शन केवल उस स्थिति में होगा जब ट्रांसपिरेशन की रेट लो है और पौधे हर्बेशियस हैं। रूट प्रेशर के कारण एक और फिनोमिना जो देखने को मिलता है दैट इज गटेशन। अब गटेशन जिसे कि हम हिंदी में बिंदु स्राव भी कहते हैं, गटेशन या बिंदु स्राव क्या होता है, यदि मॉइस्चर वाले दिनों में या सर्दी के दिनों में हम किसी घास पर चलते हैं तो हमें घास गीली फील होती है। सुबह के समय यदि सवेरे उठते उठते हम किसी घास पे चलें तो हमें वो घास गीली
फील होती है। घास गीली क्यों फील होती है? उस घास की पत्तियों से जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। बाहर जब टेम्परेचर लो है और ह्यूमिडिटी हाई है तब ऐसी स्थिति में ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता। ट्रांसपिरेशन जब नहीं हो पाता है लेकिन रूट प्रेशर मेंटेन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो वाटर बूंदों के रूप में लीव से बाहर आएगा। बूंदों के रूप में वाटर का बाहर निकलना गटेशन या बिंदु स्राव कहलाता है। गटेशन या बिंदु स्राव के लिए हमें विशेष प्रकार के रंध्र होते हैं जिन्हें हार्डेथोड्स कहते हैं। तो हार्डेथोड्स के थ्रू वाटर का बूंदों के रूप में छोटे शाखीय पौधों से बाहर निकलना बिंदु स्राव कहलाएगा। और यह जो बिंदु स्राव का या गटेशन का फिनोमेना है ये बेसिकली रूट्स के द्वारा होने वाले एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन से बने हुए रूट प्रेशर के कारण होता है। एक्स्ट्रा वाटर बिंदुओं के जल बिंदुओं के रूप में बाहर निकलता है।